हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अचीवर्स एडू कॉर्नर। कल के वीडियो में हम लोगों ने बात किया था आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। आज उसी टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और आज हम लोग बात करेंगे लिटरेरी सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। ओके, तो लिटरेरी सोर्सेज की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दो टाइप के सोर्सेज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक तो आपका हो गया रिलीजियस और दूसरा आपका हो गया सेक्युलर। मीन्स यहाँ पे इसको हम लोग साहित्यिक साक्ष्य बोलेंगे हिंदी में, जिसमें ये आपका हो गया धार्मिक साहित्य और ये आपका हो गया धर्मेतर या धर्मनिरपेक्ष साहित्य, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में? तो पहली बात तो अच्छा, एक और चीज आई थिंक आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगा इंस्क्रिप्शन को लेके, जो कि मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ। इंस्क्रिप्शन तो रिटन फॉर्म में होता है, लेकिन उसको हम लोग लिटरेरी सोर्सेज में क्यों नहीं रखते हैं? आई थिंक कि ये आप लोगों को कंफ्यूजन होगा। तो इसका रीज़न ये है कि इंस्क्रिप्शन जो है वो उसको लिखा नहीं जाता है, उसको इनग्रैब किया जाता है, उसकी खुदाई की जाती है, उसको उसको उसके जो लेटर्स होते हैं उसको खुदाई करके लिखा जाता है। वरना जो भोजपत्र वगैरह पे लिखा जाता है उसको हम लोग इंस्क्रिप्शन नहीं पांडुलिपि बोलते हैं, राइट? तो क्योंकि वो खुदाई किया गया हुआ होता है, इस कारण से हम लोग उसको लिटरेरी सोर्सेज में नहीं इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये स्टार्ट करते हैं आज लिटरेरी सोर्सेज को लेके। ठीक है, रिलीजियस सोर्स, तो उस समय हम लोगों को पता है कि एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की जब हम लोग बात करते हैं उस समय मेनली 3 ऐसे रिलीजन थे जो कि फ्लॉरिश हो रहे थे इंडिया में। जो कि हमारा एक तो एंशिएंट सबसे पुराना ओल्डेस्ट रिलीजन जो हमारा है वैदिक या ब्राह्मण रिलीजन। ठीक है, सेकेंड है हमारा बुद्धिज्म एंड थर्ड जैनिज्म। ये 3 रिलीजन उस समय फ्लॉरिश हो रहे थे, या फिर उस समय लोगों के थ्रू इन 3 रिलीजन्स को अपनाया जा रहा था। लोग ये 3 रिलीजन, इन्हीं 3 रिलीजन में से किसी एक को मान रहे थे। तो इनसे जो रिलेटेड टेक्स्ट हैं, बुक्स हैं, वो हमारे लिए एक सोर्स के रूप में अवेलेबल है, जिनका यूज करके हम लोग हिस्ट्री राइटिंग का काम करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम लोग देखते हैं कि वैदिक रिलीजन से जुड़ा हुआ जो टेक्स्ट है उसमें कौन कौन से टेक्स्ट आते हैं, बुक्स आते हैं, उसका क्या यूज है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं। बुद्धिज्म से रिलेटेड जो बुक्स है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट, उनमें कौन कौन से बुक्स आते हैं, उनसे हम लोग को क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है। जैनिज्म टेक्स्ट में भी हम लोग सेम चीज को देखेंगे कि किन किन बुक्स से हम लोगों को क्या क्या पता चलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जब सेक्युलर लिटरेचर की ओर आते हैं तो यहाँ पे सेक्युलर लिटरेचर में ऐसे बुक्स आते हैं जो कि रिलीजन से जुड़े हुए नहीं थे। इट मीन्स वो या तो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए थे, या इकोनॉमिकल कंडीशन से जुड़े हुए थे, या फिर वी कैन से किसी किंग के प्रेज में, किसी राजा की प्रशंसा में लिखे गए थे। तो ऐसे बुक्स जो है वो सेक्युलर बुक्स होंगे। ठीक है, एक और जो है दैट इज ट्रैवलग, और ये ट्रैवलर को हिंदी में हम लोग बोलते हैं यात्रा वृतांत। यात्रा वृतांत। ठीक है, अभी आप लोग देखते होंगे मॉडर्न एज में लोग कहीं भी घूमने के लिए जाते हैं तो ब्लॉग्स बनाते हैं, राइट? या फिर वो अपने मेमोरी को रखने के लिए, स्टोर रखने के लिए, बाद में उसको देखने के लिए पिक्चर्स लेते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। वैसे ही एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में जो भी ट्रैवलर्स, चाहे वो किसी भी पर्पज से इंडिया आए हों, उन लोगों ने अपना जो उनका एक्सपीरियंस रहा है उसको उन लोगों ने लिखा था। ठीक है, और ऐसे राइटिंग्स को हम लोग ट्रैवलर के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर जिसको हम लोग यात्रा वृतांत कहते हैं। इसमें हम लोग मेनली तीन जो ट्रैवलर्स हैं, 3 कंट्रीज से रिलेटेड, 3 एरिया से रिलेटेड जो ट्रैवलर्स हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एक तो ग्रीक्स या रोमन्स के बारे में पढ़ते हैं, ग्रीक्स और रोमन्स। हिंदी में इन लोगों को हम लोग यूनान और रोम के इतिहासकार, या फिर यूनान और रोम के यात्री के नाम से जानते हैं।
उसके अलावा फिर सेकंड आपका चाइनीज पिलग्रिम्स या फिर चाइनीज ट्रैवलर्स हो गए, एंड थर्ड आपका अरेबियन, अरब के जो थे उनके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इन सारे जो ट्रैवलर्स हैं, इन सारे कंट्रीज के जो ट्रैवलर्स हैं, उनके ट्रैवलर्स के थ्रू, उनके यात्रा वृतांत के थ्रू हम लोगों को पता चलता है कि उस समय क्या कुछ हो रहा था हमारे कंट्री में, ठीक है। चलिए तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ से रिलीजियस टेक्स्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिलीजियस में भी पहले हम लोग वैदिक टेक्स्ट को देखेंगे, ठीक है, और एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो बुक्स हैं वो हम लोग को डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वैदिक टेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले और मीन सबसे जो ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट टेक्स्ट जो है दैट इज वेदा, ठीक है। हम लोगों को पता है वेद में मेनली चार ही वेद हैं, उसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद, ये चार वेद आते हैं, ठीक है। इसमें ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है, जिससे हम लोगों को ऑलमोस्ट 1000 BC तक का जो हिस्ट्री है वो ऋग्वेद से पता चलता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में हम लोगों को कोई भी जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड, और एक और बात, जो लिटरेरी सोर्सेस है उसका जो सबसे पुराना, मतलब जो सबसे पहला जो लिटरेरी सोर्स हमारे पास अवेलेबल है दैट इज ऋग्वेद। उसके पहले का कोई भी लिटरेरी सोर्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ, राइट। तो ये आपका ऋग्वेद हो गया जो कि 1000 BC तक के हिस्ट्री के बारे में हम लोगों को बताता है कि क्या उस समय का नॉट ओनली रिलीजियस बट इकोनॉमिकल कंडीशन क्या था, सोशल कंडीशन क्या था, पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, यानी कि जीवन के हर एक आयाम, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, कैसे ग्रुप में वो लोग रहा करते थे, कैसे उनका जो मुखिया होता था वो उनको रूल तो हम लोग नहीं बोल सकते बट कैसे उन पे नियंत्रण रखता था, कैसे वो लोग एक जगह रहा करते थे, उनका इकोनॉमिकल कंडीशन कैसे, एनिमल्स डोमेस्टिकेशन पे बेस्ड था, यानी कि कैसे वो लोग पशुओं को पालकर अपना जीवन चलाते थे, ये सारा कुछ किस तरीके से इंद्र, वरुण, इन सब देवताओं की पूजा कैसे होती थी, कैसे अग्नि देवता जो थे वो इस धरती के जो इंसान हैं और जो देवता हैं उनके बीच में कैसे कनेक्शन क्रिएट करने का काम करता था, ये सारा कुछ। उसके अलावा फिर हम लोगों को बहुत सारे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस भी मिलते हैं। जैसे अगर हम लोग ऋग्वेदा की बात करें तो ऋग्वेद में हम लोगों को पता है कि 10 सूक्त हैं, राइट, ठीक है, 10 पार्ट है उसके, ठीक है। तो 10 पार्ट में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग चीजों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। जैसे इसी में ऋग्वेद से ही हम लोगों को सबसे पहले एग्रीकल्चर के बारे में पता चलता है, ठीक है। उसके अलावा इस टाइम के जितने भी देवता थे, 3 टाइप के देवता थे, आकाश के देवता, धरती के देवता, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी देवता थे, किस तरीके से कौन से देवता किस चीज से जुड़े हुए थे। उसके अलावा एक और बात, जैसे ये वैदिक पीरियड है, ठीक है, तो वैदिक पीरियड से पहले जस्ट पहले हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम था, राइट। हालांकि इसके बारे में पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन ऐसा वेद में एक वर्ड यूज किया गया है ऋग्वेद में, हरयूपिया, ठीक है, हरयूपिया या हरिपिया, ठीक है। तो इस वर्ड से लोग ऐसा अंदाजा लगाते हैं कि जो इंद्र देवता हैं उन्होंने हरयूपिया यानी कि हड़प्पा जो है उसको खत्म किया था। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें हैं जो कि कनेक्शन क्रिएट करते हैं हमारे पीछे के जो हमारे पीछे का पीरियड है, इस पीरियड से पीछे का जो पीरियड है उसके साथ। फिर वेद से ही हम लोगों को पता चलता है कि किस तरीके से उस समय के लोग, ये तो आपका ऋग्वेदा का हो गया। आफ्टर दैट जो भी लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जो कुछ हम लोगों को पता चलता है वो इन तीनों वेद से पता चलता है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद से और सामवेद से मेनली संगीत, वी कैन से संगीत के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से उस समय म्यूजिक का डेवलपमेंट होता है, पोएट्री का जो आर्ट है वो डेवलप होता है, ठीक है।
फिर उसके बाद यज्ञ वगैरह के बारे में हम लोगों को पता चलता है किस तरीके से यज्ञ किया जाता था, सेक्रीफाइसेस किए जाते थे। अथर्ववेद से हम लोगों को आयुर्वेद रोग वगैरह के बारे में पता चलता है। वहीं से हम लोगों को पता चलता है कि किस तरीके से जो सोसाइटी था उसमें अर्ली वैदिक पीरियड जो था, जिस समय से ऋग्वेद से जो हम लोगों को पता चलता है, यहाँ से जो चेंजिंग्स स्टार्ट होते हैं, यहाँ तक आते आते क्या कुछ चेंज होता है, उनके पॉलिटिकल लाइफ में क्या क्या चेंजिंग्स आते हैं, ये सारा कुछ हम लोगों को वेदा से पता चलता है। तो जब आप आंसर राइटिंग का काम करोगे तो आप इन चीज़ों को डाल सकते हो कि सबसे पहले तो आप डालोगे कि साहित्यिक, जैसे क्वेश्चन क्या आ सकता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों का वर्णन करें, या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोतों का वर्णन करें, राइट। तो वहां पे आप एक रफ ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो, या फिर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोतों को निम्नलिखित आयामों के तहत देखा जा सकता है, या फिर प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोत इस प्रकार है। वहां पे आप ये वाला डायग्राम बना सकते हो, जैसे कि साहित्यिक, यहाँ पे साहित्यिक स्रोत लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप डाल सकते हो धार्मिक साहित्य, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे धर्मेतर साहित्य। आफ्टर दैट यहाँ पे यात्रा वृत्तांत या विदेशी साहित्य आप लिख सकते हो, ठीक है, विदेशी साहित्य। उसके बाद आप इस धार्मिक में बहुत सारे ब्रांचेस बना सकते हो, जैसे कि इसमें हो जाएगा यहाँ पे वैदिक साहित्य, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बौद्ध साहित्य, एंड देन यहाँ पे जैन साहित्य। वैदिक साहित्य में आप लोग यहाँ पे, क्योंकि वैदिक साहित्य के बहुत सारे सब पार्ट्स होंगे, तो यहाँ पे आप डाल सकते हो वेद, ठीक है, वेद। उसके बाद यहाँ पे आप डाल सकते हो ब्राह्मण, ठीक है, देन आरण्यक, देन आरण्यक के बाद पुराण, ये सारा कुछ आप डाल सकते हो। पुराण हो जाएगा, फिर स्मृति, राइट। तो इन सारी चीजों को आप डाल सकते हो। वेद को हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं ब्राह्मण क्या था, ठीक है। ब्राह्मण एक्चुअली वेद से जुड़ा हुआ ही टेक्स्ट था, जिसमें क्योंकि वेद जो थे वो इस टाइप से लिखे गए थे, हिम्स श्लोक्स के फॉर्म में, क्योंकि वो कॉमन लोगों के समझ में ना आए, राइट। और इस चीज को समझाने के लिए, वेदों में जो चीजें दी गई हैं, इस चीज को समझाने के लिए या फिर इस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं ब्राह्मण की रचना की गई, ठीक है। तो हर एक वेद का अपना अपना अलग अलग ब्राह्मण है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्राह्मण में हम लोग बोल सकते हैं कि वेद के जो भी मूल चीज है उसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में उसको डिस्क्राइब किया गया है ब्राह्मण में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। एक और बात जो यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए, पता होना चाहिए, वो ये कि वेद से जो भी कुछ स्टार्ट हुआ है, वेद से पुराण स्मृति तक आते आते, ठीक है, यहाँ तक आते आते जो भी टेक्स्ट हमारे पास अवेलेबल है, ये उस फॉर्म में अवेलेबल नहीं है जिस फॉर्म में ये स्टार्टिंग में बनाए गए थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में इन लोगों को स्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं था, स्क्रिप्ट का ज्ञान नहीं था। तो जो भी कुछ होता था, जैसे वेद की ही अगर हम लोग बात कर लें, तो वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को बोलकर, ठीक है, बोलकर समझा कर, ठीक है, दूसरे जनरेशन तक वो पहुंचाया जाता था। इस टाइप से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो टाइप के साहित्य डेवलप होते हैं, एक होता है श्रुति और एक होता है स्मृति, ठीक है। हालांकि उतना डिटेल्स में आपको नहीं जाना है, आप बस ये याद रखो कि ये सारे जो भी लिटरेरी सोर्सेस हैं, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में बोलकर पहुंचाए गए थे, और लोगों ने याद रखकर इन वेदों को मतलब एक से दूसरे तक पहुंचाया, और काफी बाद में जाके इनको स्क्रिप्ट दिया गया, यानी कि इनको लिखा गया, और जिस फॉर्म में ये अवेलेबल है उस फॉर्म में ये हम लोगों को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आपका वेद के बारे में हो गया, ब्राह्मण के बारे में हो गया। आरण्यक क्या है? आरण्यक की अगर हम लोग बात की जाए तो इसका सिंपली वर्ड मीनिंग, यानी आरण्यक का अगर हम बोले कि इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है जंगल, ठीक है। तो जंगलों में रहकर जिन चीजों की रचना की गई थी, जिन टेक्स्ट की रचना की गई थी, जिन चीजों की रचना की गई थी, उसको हम लोग आरण्यक बोलते हैं, ठीक है।
हर एक वेद का अपना अपना आरण्यक भी डिवाइड किया गया है, जैसे कि ब्राह्मण का किया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है उपनिषद। उपनिषद की अगर बात की जाए तो उपनिषद जो है वो इस पीरियड के दार्शनिक, ठीक है, दार्शनिक जो पक्ष है, बौद्धिक पक्ष जो है, उसके बारे में हम लोगों को पता चलता है उपनिषद से, ठीक है। उपनिषद में ये सारा कुछ बताया गया है कैसे एक जो ब्रह्म है वो पूरे यूनिवर्स को अपने अंदर रखे हुए है। हम सारे जितने भी जीव जंतु हैं वो उसी ब्रह्म के अंश हैं। ये सारा कुछ उपनिषद में दिखाया गया है, ठीक है, बताया गया है। उपनिषद के बाद जब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अच्छा इसी समय एक और जो टेक्स्ट है दैट इज वेदांग। वेदांगों की रचना की गई जिनकी संख्या 6 है, ठीक है। शिक्षा, कल्प, तरु, निरुक्त, ठीक है, ज्योतिष, जस्ट अ मिनट। तो ये जो वेदांग है इनकी रचना इसी समय की गई थी, ठीक है। तो ये टोटली 6 हैं। तो ये सारे हो गए। फिर उसके बाद पुराण की बात जब हम लोग करें तो पुराण टोटली हम लोग मेनली 18 पुराण के बारे में जानते हैं। इससे भी हम लोग को उस समय के बारे में पता चलता है कि किस टाइप से लोगों का जो बिलीफ था वो कैसा, धार्मिक जो विश्वास था वो किस तरीके का था। इससे हम लोग को काफी हद तक उस समय के समाज के बारे में भी पता चलता है। इसके बाद हम लोग आते हैं महाकाव्य की ओर, ठीक है, जिसमें हम लोग 2 महाकाव्य को देखते हैं। एक आपका हो गया रामायण और दूसरा हो गया महाभारत। हालांकि इन दोनों के बारे में जो ऐतिहासिक प्रामाणिकता होनी चाहिए, मतलब जिस तरीके का प्रमाण यहाँ से मिलना चाहिए, एविडेंस मिलना चाहिए इन चीजों से जुड़ा हुआ, क्योंकि वो हम लोगों को काफी कम अमाउंट में मिला है। इस कारण से हिस्टोरिकल वे में इसको हम लोग काफी हद तक सही नहीं मानते हैं, लेकिन क्योंकि इससे हम लोगों को काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है कई सारे एरियाज में किस टाइप के किंग्स रूल कर रहे थे, योधेय, मालव, इन सारे कुरु, पांचाल, इन सारे क्षेत्रों के बारे में हम लोगों को पता चलता है। इस कारण से भी इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है और हम लोग इसका यूज हिस्टोरिकल वे में करते हैं, ठीक है। और इससे ना सिर्फ पॉलिटिकल जो एरिया था, डिवीजन था, कैसे कुरु, पांचाल, ये सारे इंद्रप्रस्थ, ये सारे एरिया थे, कैसे यहाँ का रूल चलता था, ना सिर्फ ये सब कुछ पता चलता, बल्कि यहाँ पे ये भी पता चलता है कि उस समय का सोशल कंडीशन क्या था। जैसे कि आप रामायण का एग्जाम्पल ले लो तो आप देख सकते हो कि वहाँ पे किस तरीके से एक किंग जो है उसका हायरार्कियल जो सिस्टम है वो चलता है। तो ये सारा कुछ पता चलता है। महाभारत की बात ले लो तो वहां से भी हम लोग अंदाजा ऐसा लगा सकते हैं कि स्त्रियों की क्या दशा थी। जो वर्ण व्यवस्था था वहां पे आप देख सकते हो, कर्ण का एग्जाम्पल उसमें दिया गया है, किस तरीके से वर्ण व्यवस्था इस समय बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट था समाज में। उस समय का पॉलिटिकल कंडीशन क्या था, कैसे किंग्स जो थे वो रूल कर रहे थे, ये सारा कुछ इस समय पता चलता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्स है हमारे लिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे हम लोग बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। बौद्ध साहित्य की बात की जाए अगर, तो बौद्ध साहित्य में जो सबसे पुराने साहित्य हैं, बौद्ध साहित्य में जो सबसे पुराने साहित्य हैं उसमें आता है पीटक। पीटक में 3 पीटक है, हम लोगों को पता है। एक विनय पीटक, दूसरा सूत पीटक एंड तीसरा अभिधम्म पीटक, ठीक है। हालांकि ये जो तीनों पीटक्स हैं, त्रिपिटक, अच्छा त्रिपिटक का मतलब क्या होता है, 3 टोकरियां, ठीक है। तो ये जो तीनों पीटक हैं, हालांकि ये लिखे गए थे बौद्ध धर्म जो है उसमें क्या कुछ रूल्स हैं, भगवान बुद्ध ने क्या कुछ उपदेश दिया था, इन सारे चीजों को लेकर ये तीनों पीटक लिखे गए थे। लेकिन क्योंकि उस समय का, आप ऐसे सोचो जैसे आपको अभी कुछ लिखना है, ठीक है, कोई भी अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक बुक लिखो, या फिर अभी बहुत सारे बुक्स लिखे जाते हैं, आप देखो कि कहीं ना कहीं उस पे जो अभी का सोशल कंडीशन है, अभी का जो पॉलिटिकल कंडीशन है, अभी का जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, उसका काफी हद तक इफेक्ट रहता है, राइट। अभी के टाइम में आप ले लो मूवीज जो बनते हैं, तो मूवीज जो बनते हैं उस पे क्या क्या है जो अभी कुछ हो रहा है, राइट,
उसी पे मूवीज बनते हैं। सेम थिंग वाज हैपनिंग विद बुक्स ऑल्सो, जो उस समय हो रहा था उसका पूरा ही इफेक्ट था बुक्स पे। तो इससे हम लोगों को उस समय के ना सिर्फ बौद्ध धर्म की स्थिति, बल्कि कहाँ पे कौन सा किंग रूल कर रहा है, कहाँ पे भगवान बुद्ध जाते हैं, उपदेश देते हैं, क्या कुछ होता है, ये सारा कुछ यहाँ से पता चलता है। इसके अलावा भी बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ बहुत सारे बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं। इसमें हम लोग देखते हैं आगे। तो जातक, हालांकि बोला मतलब ऐसा आपने पढ़ा होगा कि जातक में भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में दिया गया कि कैसे वो उन्होंने कई सारे जन्म लिए थे एंड लास्टली उन्होंने बुद्ध का अवतार लिया था। तो इससे ना सिर्फ हम लोगों को एक हम लोग बोल सकते हैं कि मौखिक कहानी के तौर पे मतलब वो चीज हम लोग को मिल रहा है, बल्कि इससे हम लोग को ये भी पता चलता है कि अच्छा उस समय का जो सोसाइटी था उसमें पूर्व जन्म को लेकर जो विचारधाराएं थी कि हाँ ऐसा होता था, पूर्व जन्म वाला सीन वहां पे कुछ था। ठीक है, तो ये सारा कुछ इस समय पता चलता है। ठीक है, तो ये तो जातक की बात हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारे बुक्स हैं, जैसे अश्रु घोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था, सारिपुत्र प्रकरण था। ठीक है, मिलिंद पान्हो जो कि नागसेन और ग्रीक किंग के बारे में था कि कैसे उसने उसको अपने इफेक्ट में लाकर तो बोलना थोड़ा गलत हो जाएगा, बट हम ये बोल सकते हैं कैसे वो बुद्धिज्म की ओर आकर्षित हुआ था और उसने बुद्धिज्म को अपनाया था। ठीक है, तो ये सारा आपका बौद्ध टेक्स्ट के बारे में हो गया। उसके बाद अगर हम लोग जैन टेक्स्ट की बात करें तो इसमें बहुत सारे टेक्स्ट आते हैं जिससे हम लोगों को इस पीरियड के बारे में पता चलता है। जैसे सबसे पहली बात तो कि आप देखो, चाहे वो बौद्ध टेक्स्ट हो चाहे जैन टेक्स्ट हो, जिसमें भी महावीर या फिर बुद्ध के स्टार्टिंग लाइफ के बारे में दिया गया है, ऑफ कोर्स उस टाइम से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि अच्छा इस समय वहां पे ये किंग था, तो उससे मिला के हम लोग देख सकते हैं कि दूसरे एरिया में कौन से किंग्स थे, वहां पे क्या कुछ चल रहा था, राइट और रॉन्ग। तो जैन साहित्य की अगर हम लोग बात करें तो इसमें बहुत सारे बुक्स आते हैं, जैसे 12 अंग है, उपांग है ना, बहुत सारे टेक्स्ट इसमें आते हैं। इसके बाद ये तो स्टार्टिंग के बुक्स हैं। बाद के बुक्स की अगर हम लोग बात करें तो बाद के बुक्स में जो हरि विजय सूरी थे, ठीक है, तो उन्होंने बहुत सारे बुक्स को लिखा था। ठीक है, तो जैन टेक्स्ट में से भी हम लोग को उस समय की सोसाइटी के बारे में पता चलता है। सोसाइटी के बारे में क्या पता चलता है, जैसे आप देखोगे कि उस समय में चाहे बुद्धिज्म हो या जैनिज्म हो, फीमेल्स का बहुत कम पार्टिसिपेशन था। आप देखोगे कि बुद्धिज्म में ऐसा बौद्ध टेक्स्ट में बताया गया है, बौद्ध ग्रंथ में बताया गया है कि बुद्धिज्म जो संघ होता था, संघ में फीमेल्स को अलाउ नहीं था। आनंद जो कि गौतम बुद्ध का शिष्य था, उनके कहने पे गौतम बुद्ध ने वैशाली में बोला था कि ठीक है चलो मैं अलाउ करता हूँ, लेकिन उसके साथ बुद्ध ने ये भी बोला था कि मैं फीमेल्स को जो अलाउ कर रहा हूँ इसके कारण जो बौद्ध धर्म है ये काफी आगे तक नहीं चल पाएगा, इसमें कई सारी बुराइयां आ जाएंगी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि उस समय फीमेल्स का कंडीशन काफी कुछ अच्छा नहीं था। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग बात करते हैं धर्मेतर साहित्य की। गाइज एक्चुअली आप सुन सकते हो कि बैकग्राउंड में काफी ज्यादा नॉइस है बिकॉज ऑफ दुर्गा पूजा भसान एंड ऑल, तो मुझे ऐसा लगता है ये काफी आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, तो आज मैं इसको यहीं पे रहने देती हूँ। कल हम लोग धर्मेतर साहित्य और विदेशी साहित्य की बात करेंगे, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा कि मैं आगे कंटिन्यू करूँ और बिकॉज ऑफ बैकग्राउंड नॉइस सारा कुछ डिस्टर्ब होता रहे, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अब यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। कल हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, या फिर अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं कोशिश करूँगी कि रात में मैं इस चीज़ को कंटिन्यू करके एक और वीडियो डाल दूँ। ठीक है, तो सॉरी फॉर दिस डिसकंटिन्यूटी, लेकिन इसमें मेरा कोई इस पे कंट्रोल नहीं है। ठीक है, तो फॉर टुडे ओनली दिस मच, थैंक्स एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।